आज मैंने आपके लिए क्वेश्चन 8 पसंद किया। शुक्रिया बोलें। शुक्रिया। फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट्स एल्यूमिनियम एंड सिल्वर लिमिटेड। यही बात है, कोई और कड़िच भी होनी है नीचे। अच्छा, पड़ी हुई है नीचे, प्लाटिनम लिमिटेड भी पड़ी हुई है नीचे। एल्यूमिनियम एंड सिल्वर। आज हम जिंदगी में ऐसा करते हैं, जल्दी से होके आए, पहली दफ़ा सवाल पूरा पढ़ लेते हैं। पेज नंबर माय डियर 260 जमा 1। पीपी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट, इन्वेंट्रीज, अदर करंट एसेट्स, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस। सुबह जैसी क्लास लग रही है। रिवैल्यूएशन सरप्लस किताबों में नज़र आ रहा है, लेकिन अनलकीली सब्सिडरी की किताबों में नज़र आ रहा है, पेरेंट की किताबों में नज़र नहीं आ रहा। ऑब्वियसली ये क्लोजिंग है और इसको हम लेके जाते हैं वर्किंग नंबर 3 में, इसको लेके जाते हैं वर्किंग नंबर 2 में, और इसको वर्किंग नंबर 2.1 और 3.1। ओके, हाईवे में आना जाना ही लगा रहता है, हाँ आना जा आना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, ऐसे बच्चे होने चाहिए, फर्स्ट इन लास्ट आउट। अच्छा जी, ज़्यादा सोचा ना करें। अभी इधर देखें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ऑन 1 जनवरी 2022, हमारे साल के पहले दिन, पेरेंट ने एक्वायर किए 70% शेयर्स इन एस फॉर फॉलोइंग कंसिडरेशन। ये कौन सा पेज है? नहीं, ये तो पेज 260। अच्छा पेज, हाँ पेज 27 है, ठीक है, ये पेज 27 है। 20 मिलियन शेयर इशू किए हैं एएल के आफ्टर 1 मंथ ऑफ एक्विजिशन। यानी 1 जनवरी को वादा किया और 1 फरवरी को शेयर इशू कर दिए होंगे। मार्केट प्राइस है शेयर की 25 रुपये पेरेंट के। थोड़े से शेयर ले लेना, ये कहा होगा। हाउएवर मार्केट प्राइस इंक्रीज कर गई थी 27 रुपये से जिस वक्त शेयर इशू हुए 1 महीने बाद। मेरे तो ख्याल से वर्सेस वाली कैलकुलेशन से इसको नहीं गुजारते, इसको हिस्टोरिकल प्राइस पे ही रखते हैं। द इशुएंस हैज़ बीन रिकॉर्डेड एट 27। चलें आगे। कैश पेमेंट ऑफ 304 मिलियन आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल बाद कैश पे होने 304। अगर ये परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट नहीं होगा तो 3 साल का डिस्काउंट रेट यूज़ करते हुए इसकी पीवी निकालेंगे। द अमाउंट पेएबल हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन फुल इन एएल बुक्स। एट एक्विजिशन डेट SLRE वॉज 515 प्री आरई, और सुबह वाली क्लास की तरह इवैल्यूएशन सरप्लस भी दिया हुआ है जो सुबह वाली क्लास में दिया हुआ था। फर्दर कैरिंग वैल्यू ऑफ एसएल नेट एसेट्स वर इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जिसकी फेयर वैल्यू एक्सीड कर रही है उसकी कैरिंग वैल्यू से 160 मिलियन, और प्रॉपर्टी की रिमेनिंग लाइफ 8 साल। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो कल वाला कॉन्सेप्ट पड़ा था वो नहीं लगेगा, क्योंकि ना पेरेंट ने सब्सिडरी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है, ना सब्सिडरी ने पेरेंट को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है। बल्कि सवाल में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है पेरेंट ने आउटसाइड वर्ल्ड में किसी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज किराए पे दी हुई है, एसएल ने भी आउटसाइड वर्ल्ड में किसी को प्रॉपर्टीज किराए पे दी हुई है। तो वो जो कल 4 एंट्रीज की थी वो नहीं करनी आज। बहरहाल आप लोग अगर कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो एएल और एसएल अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए, तो तरह तसल्ली से बात अब सुननी और समझनी है। अगर आप अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हो तो कर लो, लेकिन प्लीज़ सऊदी किंग के जाने से पहले एक एडजस्टमेंट तो मजबूर करनी होती है। वो मजबूरी में ये करनी है कि एस के सारे एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लाना होता है, चाहे जो मर्जी एसेट है, हत्ता कि उसकी इन्वेंट्री को भी फेयर वैल्यू पे ले आते हैं, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्यों नहीं लाएंगे। तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है जो वर्किंग 1 से इंशाल्लाह अभी हम रूट कराएंगे, तो इसकी तो कोई टेंशन नहीं। अच्छा, तो पेरेंट अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और सब्सिडरी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में IAS 40 का अगर कॉस्ट मॉडल यूज़ करिए, हमें इस पर एतराज़ नहीं, लेकिन सब्सिडरी की सारी चीज़ों का एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू पे लाना होता है। इस वजह से मशहूर ज़माना एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसकी तरफ मैं आता हूँ।
0.3 की तरफ। SL मेड सेल ऑफ 150 मुफ्त के नंबर देता है तो हमें। पेरेंट ने एक्वायर किए हैं 5 मिलियन शेयर्स इन प्लाटिनम फॉर 91 मिलियन। इसका मतलब है 91 मिलियन इसमें वो वाला पड़ा हुआ है, एसोसिएट वाला। हाथ हो गया, मुफ्त में नंबर लेने हो तो तेरा पेपर दे दें आई कैप। ऑन एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू हाथ हो गई, एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू दे रहा है। पेरेंट ने एक डायरेक्टर अपना रखा हुआ है एसोसिएट में। वैसे तो हमने पढ़ा था अगर 25% शेयर हैं तो वैसे ही ये एसोसिएट बन जाती है, लेकिन एक डायरेक्टर रख दिया तो ये भी अच्छी बात है। पांच बातें पढ़ी थी, 5 में से कोई एक बात पूरी हो रही हो। अगर इधर 18 होता ना तब भी हम इसको एसोसिएट ही कहते हैं, क्योंकि हमारा एक डायरेक्टर है इसमें से, फिर ज़रा ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन अभी तो इसके मुताबिक भी एसोसिएट है, इसके मुताबिक भी एसोसिएट है। ड्यूरिंग 6 मंथ्स एंडेड, अच्छा मिड ऑफ ईयर एक्विजिशन एसोसिएट, दूसरी बीवी ताज़ा आई है, 6 महीने हुए हैं। ड्यूरिंग द 6 मंथ्स एंडेड PL रिपोर्टेड प्रॉफिट ऑफ 52। बड़ा तेज है क्या, तो मैंने 6/12 लगा देना था। ड्यूरिंग 6 मंथ्स PL रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 52, तो तेज होता जा रहा है, तेज होता जा रहा है। तो 6 महीने का प्रॉफिट दे रहा है, खेल मेरे से। कहते हैं मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही कहां से बच्चों को फेल करूं। तो दे ही 6 महीने का प्रॉफिट दिया कि 6/12 करें ही ना। ये तो बहुत तेज हो गया। AL हैज रिकॉर्डेड इट्स शेयर ऑफ डिविडेंड 5 मिलियन। इसमें भी परसेंटेज नहीं लगानी पड़ेगी, बहुत तेज हो गया तू। इट्स शेयर यार सही शुगर लगा रहे थे, मुझे समझ आ रही है साथ साथ। रशीद ने लगा दी होगी परसेंटेज इस पे भी, और इसको भी 6/12 कराया होगा। मैं नहीं करूँगा, मैं पढ़ा लिखा बच्चा हूँ। EL sold a machinery, executive adjustment. A fair value loss of 22 million needs to be recorded in respect of remaining investment. रिमेनिंग तो बच जाएंगी ना इसमें से, जब कुछ वर्किंग 1 में चली जाएंगी, कुछ वर्किंग 7 में चली जाएंगी, और बल्कि मेरे ख्याल से इसमें 3 एडजस्टमेंट्स होंगी। कुछ रेक्टिफिकेशन की एडजस्टमेंट्स होंगी, फिर कुछ वर्किंग 1 में जाएंगी, फिर कुछ वर्किंग 7 में जाएंगी। जो रिमेनिंग जाएंगी उनके ऊपर फेयर वैल्यू लॉस रिकॉर्ड करना है, तो वो देंगे बस P&L डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। शायद वो IFRS 9 वाली हो इन्वेस्टमेंट्स, तो उसके ऊपर लॉस रिकॉर्ड कर देंगे, CRE में डाल देंगे। तो फेयर वैल्यू लॉस ऑफ 22 मिलियन नीड्स टू बी रिकॉर्डेड ऑन रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट। अभी तो रिमेनिंग हमने निकाली नहीं, तो इसको करें क्या फिर। AL माई एजेंसी प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ इनकम। रशीद मैंने लग रहा है मेरे को हो जाना है सवाल, मेरे को आसान ही लग रहा है। चल सैड से हट जा जरा आज, प्यार से ना ऐसे इधर वाले को इधर करें और उधर वाले को इधर करें। हाइब्रिड में फर्जी हाथ करके ना इधर वाले को इधर करें, उधर वाले को इधर करें, और तैरना शुरू कर दें। जी, एसोसिएट के एसेट्स और लायबिलिटीज काट दें। अगर तुम होते मैं तुम्हें काटता, चलो मैं फिर भी काटूंगा, मेरी आदत है। ओके गाइस, गाय PPE लाए 1160 960 अगे गाय। तो इसको जब शिफ्ट ही मैंने PPE में करना है, तो अभी PPE में डाल देता हूं डायरेक्ट ही। इसको PPE में तब शिफ्ट करना है जब पेरेंट ने सब्सिडरी को या सब्सिडरी ने पेरेंट को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किराए पे दी हो। तो अभी ये इंडिपेंडेंट पार्टीज की हैं। +2 इन्वेस्टमेंट्स जी कितनी है इन्वेस्टमेंट्स एज पर क्वेश्चन 1000। इन्वेंटरी 365 प्लस 180। बस टोन किसी तरह सेम रखनी थी जो 180 में थी, ये इंश्योर करना होता है आपने। अदर करंट एसेट्स प्लस 270। शेयर कैपिटल शेयर जी आगे
चलें आगे। रीवैल्यूएशन सरप्लस, That's nice, guys. ये सही है, वैसे इधर ही करा देते हैं सवाल, घर जाके मैं भी मोबाइल पे ही तो लग रहना होता है। भाई खुदा के लिए अभी मोबाइल छोड़ दें, वरना तो फिर ये आपकी नस्लें ही आपको कहेंगी अब्बू खुदा के लिए बस कर दें। अच्छा सी नेक्स्ट, बस बात को फैलाया ना करो, खत्म किया करो। वट आई फील के पता नहीं एग्जामिनर या पेपर चेकर अपनी बेगम से एनेक्स जरूर मंगवाया करेगा और कहेगा अल्लाह दी बंदी वेख वर्किंग 5 ਤੇ 6 नहीं लभ रही मैनू, तीनों नज़र आ रही है। ਇਹ दीवाना वेख वर्किंग 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 कर रहा है। अगले बच्चे का पेपर वो भी इत्थों ही पढ़िया सी, वो भी नाल ही है, सारे इकट्ठी कोई गेम पाई है इन्होंने, नकल नुकल ला रहे हैं। ये पकड़े जाने आप लोगों ने, इस तरह मैं बता रहा हूँ। ये 3 बच्चे इकट्ठे जो है वर्किंग 7 की है इन्होंने। अब मुझे नहीं पता आपने इसको कैसे टैकल करना है, क्या हल करना है, हल बता दें, आज इसका भी हल कर लें कोई। तो ठीक है, वही वाला हल कर लें। वर्किंग 5 खोलें फिर काट दें, 6 खोलें फिर काट दें। वर्किंग 5 और 6 में कोई डिफरेंस वगैरह निकाल लीजिएगा, या कोई और चीज़ करनी है वो कर लीजिएगा। अच्छा, वो कह रहे सब ने काट देनी है इस तरह। क्या हल, होमवर्क में क्या हल कर रहे हैं कोई बताए? अच्छा बच्चा, वैसे ही नंबरिंग दे देते हैं, मैं तेरे पे एतबार नहीं कर रहा, दिखाई दे रहा होमवर्क क्लास के बाद। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, ऑन 2 जनवरी PL एक्वायर्ड लिबिलिटीज होगी। अभी तो बाकी चीजें भी नहीं लिखी थी अभी तो। सरप्लस PRS 0, SRS 150। यार पेरेंट में चर्बी नहीं है तो मैं क्या करूं? PTCL में चर्बी नहीं है, सब्सिडरी माशाल्लाह चर्बी है काफी, गोश्त है अल्हम्दुलिल्लाह दोनों में। नहीं, मैंने तरतीब से लिखना है। और 45 लायबिलिटीज 315, यहां तक नोट कर लें। भाई बी एक्सप्रेसिव इन लाइफ प्लीज, डोंट बी साइलेंट। अब्बू की तारीफ कर दें, अब्बू माशाल्लाह बड़ा अच्छा सूट, अम्मी माशा। ये बी एक्सप्रेसिव इन लाइफ, शुक्रिया किया करें लोगों का, कमेंट किया करें। व्हाट्सएप पे नहीं मैं कह रहा, यानी कि समझ गए आप जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करना चाह रहा हूँ। बी एक्सप्रेसिव ऑब्वियसली विद योर महरम रिश्तेदार में बात, बी एक्सप्रेसिव। ऑन 1 जनवरी 2022, 20 साल गुजर जाते हैं, शोहर तारीफ नहीं करते बीवी ने अच्छा खाना बनाया। ऑन 1 जनवरी 2022 पेरेंट एक्वायर्ड, ये फ्यूचर की बातें नहीं है, आ जाना है, पता ही नहीं लगना आ जाना ये टाइम, तो उसमें लगता है फ्यूचर की बातें कर रहे हैं। आज ही हमने देख लिया फ्यूचर इवेंट का, अगर एविडेंस हो तो फिर। अच्छा, ऑन 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 को P acquired 70% shares in S at following consideration: issue of 20 million shares of AL after
1 month of acquisition. Okay, so वर्किंग नंबर 1.2 8 भी कर सकते हैं आप, जो मर्जी करें. ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग. ओके, यकम जनवरी 22 की एंट्री बताएं. इन्वेस्टमेंट डेबिट, परचेज कंसिडरेशन पेएबल, क्रेडिट. कितने शेयर्स? 20. कितने का? 25 का. जी, यकम फरवरी 22 को क्या एंट्री होनी चाहिए? ओरिजिनली उन्होंने जो कर दिया वो मैं भी कर दूंगा. पहले बताएं ओरिजिनली क्या एंट्री होनी चाहिए? खुदा के लिए 27 को ना देखिएगा मेरे डियर. मैंने कहा था कि जिस वक्त आप शेयर देने का वादा करें तो अब आपने जो है वो हिस्टोरिकल प्राइस पे ही एंट्री करनी है, कोई वर्सेस वाली कैलकुलेशन से नहीं गुजारना. तो 20 इंटू 10, 20 इंटू 15, 300. डन. ये तो पेज 27 अगर आपको नहीं आता तो ये उसकी कमी है. तो रॉन्ग एंट्री मुझे बता दें क्या हुई है. उसने शायद वो अकाउंट खोला ही नहीं, परचेज कंसिडरेशन पेएबल वाला. द इश्यू ऑफ शेयर्स अल्हम्दुलिल्लाह हैज बीन रिकॉर्डेड बट इन्ना लिल्लाह इट्स 27. शेयर इशू रिकॉर्ड हो गया, लेकिन किसके ऊपर? 27 के ऊपर. इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, 20 इंटू 27, हिस्टोरिकल प्राइस पे हुए या जिस दिन इशू हो रहे थे? इशू हो रहे थे. हालांकि होना किस पे चाहिए? बीस इंटू जी 340. पीसीपी से मुराद है परचेज कंसिडरेशन पेएबल. ये मेरे ख्याल से इक्विटी में जाती है, लेकिन इक्विटी में इसलिए नहीं जानी कि एक महीना ही रहे है, ये तो अकाउंट ही खत्म हो गया. अच्छा, अब रेक्टिफाइंग एंट्री करने से पहले ओरिजिनल एंट्री में एक चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो उसको खत्म ही कर दें. ओरिजिनल एंट्री ही कह रही है इसको क्रेडिट मारो, इसको डेबिट मारो, तो इसको पहले फारग करें, अब कंपैरिजन कर लें. मेरे ख्याल से ऐसी पीसीपी मैंने खोला था. और अगर होमवर्क में जाके देखेंगे आप सोल्यूशन में हमारी किताब के, तो सोल्यूशन में तो मैंने ओरिजिनल एंट्री ये लिखी हुई है, इन्वेस्टमेंट डेबिट, ये क्रेडिट, ये क्रेडिट. लेकिन वो जाहिर बात है मुनासिब बात नहीं है. मैंने तो आपको इस तरीके से पढ़ाई हुई थी. तो इनको मैं इधर ही कैंसिल कर दूं या वहां जाके कैंसिल करूं? तो ये क्रिएट हुई, रिवर्स होगी ओरिजिनल एंट्रीज में, तो ये तो है ही नहीं. तो अब बस रेक्टिफाइंग एंट्री बता दें. नहीं, शेयर कैपिटल में कोई मसला नहीं है. क्या मसला है? शेयर कैपिटल को 200 से होना चाहिए था क्रेडिट, 200 से हो गया, बस कुछ भी ना करें. शेयर प्रीमियम होना चाहिए था 300 से हो गया 340 से. इन्वेस्टमेंट डेबिट होनी चाहिए थी 500 से हो गई 'The share issue has wrongly been recorded at 27 instead of 25. जल्दी करें. I'm giving you 60 seconds. जल्दी नोट करें. हाँ जी माय डियर, आपने मैसेज, ओ हाँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच. हाँ, वेल डन, एक्सेलेंट, ज़बरदस्त. आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स. शुक्रिया, थैंक यू. चलें जी. शेयर प्रीमियम डेबिट कितने से? नहीं, अब ये कोई ओरिजिनल एंट्री पोस्ट नहीं हो रही, इसकी गलती सही हो रही है. शेयर प्रीमियम डेबिट और इन्वेस्टमेंट
credit. Rectification through working 1.2. The more you have grip on page 27, the more अजीब type he will test in your paper. ट्राई ना करें हमें, हम बड़े रिलैक्स और ठंडे लोग हैं. ओके, वर्किंग 2.2. ओरिजिनल रॉन्ग. रॉन्ग मतलब रॉन्ग नहीं, मतलब होता है पास्ट बाय अकाउंटेंट. जी, 1 जनवरी 22 की एंट्री बताएं ओरिजिनल. ओ, ऐसे ना बोलो, ये डेफर्ड कंसिडरेशन पेएबल है. 340 इंटू 1.15 रेज टू पावर माइनस 31/12/22 को अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करें. फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, पेएबल क्रेडिट. 200 ज़रब 15%, 30. चलें, रॉन्ग एंट्री ज़रा खुद सोचें क्या हुई है, करते हैं. ओरिजिनल एंट्रीज में डेट ज़रूर लिखें, कभी ना कभी हेल्प कर देंगे शायद ज़िंदगी में कहीं. पिछली एंट्री में मैंने जानबूझ के 1 फरवरी की डेट लिखी थी ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए. ओ, द अमाउंट पेएबल, चीख मारनी है आपने पेपर में, बट थोड़ा सा आहिस्ता दिल में. द अमाउंट पेएबल हैज बीन रिकॉर्डेड इन फुल इन एएल बुक्स. नहीं, अब उस पर इंटरेस्ट तो नहीं निकाला होगा ना, जब उसने पहले 304 पे लायबिलिटी बुक कर ली, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि उस पर इंटरेस्ट भी निकाला होगा. वो तो पहले दिन से ही 304 देने को तैयार है. द अमाउंट हैज रॉन्गली बीन रिकॉर्डेड एट फुल, यही एंट्री बनेगी अब. चलें, रेक्टिफाइंग एंट्री करें, फिर मैं पोस्ट करूं. डेफर्ड कंसिडरेशन छोड़ो ना यार, बस पेएबल है. इन फाइनेंस कॉस्ट तो नहीं, वो तो P&L में जाएगी ना, CRE. हाँ, बोलो इस पे. नहीं, जब उसने फुल अमाउंट रिकॉर्ड की तो फिर इंटरेस्ट तो उसने रिकॉर्ड नहीं किया ना, इस तरह सोचना पड़ेगा. अब उसने अनवाइंड कैसे करना है डिस्काउंट को जब डिस्काउंट ही नहीं किया. जी, इन्वेस्टमेंट डेबिट होनी चाहिए थी 200 से, हो गई 304 से 104. आगे बोलें. पेएबल डेबिट होना चाहिए था. पेएबल, अच्छा जी, पहले पढ़ लें. क्रेडिट होना चाहिए था 200 से, हो गया नहीं 230 से, हो गया 300. क्या करें, 74 से डेबिट. फाइनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, नहीं हुई. ये एंट्री P&L को कैसे हिट करेगी. फाइनेंस कॉस्ट में 30 ऐड हो जाएगा बस. इट विल नॉट हिट वर्किंग 5. पेज 27 की कोई एडजस्टमेंट भी वर्किंग 5 को हिट नहीं करती, बस फाइनेंस कॉस्ट में जाएगी. नहीं, वो तो CRE को छोड़ो लो, मैं P&L में पूछ रहा हूँ. बैलेंस शीट में तो 3 जगह जाएगी ये. जी माय डियर, करवाएं इसको. हाँ जी, रेक्टिफिकेशन वर्किंग 1.3, डबल एंट्री पूरी कराए ना. इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, पेएबल डेबिट कितने से, 74 से. फाइनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड करें, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट.
हाँ, कोई बच्चे ऐसे आ गए हैं दुनिया में जो ज़बानी सोच के रेक्टिफाइंग एंट्री कर लेते हैं, तो मुझे कोई मसला नहीं कि वो सोचें इन्वेस्टमेंट और पेएबल में 304 चला गया, इंटरेस्ट निकाल के देख लें कि इन्वेस्टमेंट और पेएबल में और इंटरेस्ट और पेएबल में इतना जाना था। इस तरह कोई हैं बच्चे दुनिया में तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, तो डायरेक्ट रेक्टिफाइंग एंट्री कर लें। ओके, क्या हो गया? 856। तो मेरे ख्याल से 1000 गलत फिगर थी और बैलेंस शीट में जो नज़र आ रही होनी चाहिए थी एज पर क्वेश्चन वो 856 होनी चाहिए थी। तो क्वेश्चन में नज़र 856 आनी चाहिए थी, नज़र 1000 आ रही थी। तो कोई अगर गलतियां ना हुई होती तो 856 नज़र आ रही होती। अच्छा, 856 को अब थोड़ा सा कहाँ लेके जाने? वर्किंग वन में, थोड़ा सा वर्किंग वन में, थोड़ा सा वर्किंग 7 में, और सवाल में एक और लाइन भी एंच पे डली हुई है, कुछ अदर इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, तो वो तो फेस पे जाएंगे ना। अच्छा जी, अब बस मेरा आपसे ये सवाल है कि वर्किंग वन में क्या जाना है, ये अगर आप लोगों ने बता दिया तो जबरदस्त हो जाएगा। वर्किंग वन में क्या जाना है? 856 कुछ लोग कह रहे हैं सारा ले जाएं वर्किंग वन में, एज्यूमिंग कि ये इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी ही हैं। इस पे किसी को कोई एतराज तो बता दे। कुछ लोग कह रहे हैं पूरा 856 ही ले जाएं वर्किंग वन में, बस कोई अदर इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं है और वर्किंग 7 में लेके जाने के भी काबिल कोई नहीं है। कुछ लोगों की ये राय है। इस राय पे कुछ चेहरे बन रहे हैं, इसलिए चलें इस राय को भी मैं साइड पे रखता हूं, और कोई राय दे दे। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें से 700 ले जाएं, 700 यहां से ले जाएं और उधर ले जाएं। ओके, अब मुझे आप ये बताएं कि मैं दो फिगर्स को हाईलाइट कर रहा हूं, मैं दो फिगर्स को हाईलाइट कर रहा हूं, 500 और 200। एक्चुअली पता है हुआ क्या है, अगर सवाल में बैलेंस शीट में यही फिगर आ रही होती तो आप कहते सर इसमें से 700 निकाल के वहां ले जाएं, फिर तो किसी ने मेरे से लड़ना भी नहीं था। लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब आप अनएडजस्टेड फिगर में रेक्टिफिकेशन कर देते हैं तो ये ओरिजिनल की तरफ मूव कर जाता है। जब आप अनएडजस्टेड फिगर में रेक्टिफिकेशन की तरफ कर देते हैं चीजें तो ये ओरिजिनल की तरफ मूव कर जाता है। जैसे मैं कहूं प्लांट के अंदर 104 है, इसमें 4 रिपेयर पड़ी हुई है, तो जब आप 4 कर दें तो ये ओरिजिनल कॉस्ट आ जाती है। तो ऑलवेज प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, अनएडजस्टेड में एडजस्टमेंट्स करके रॉन्ग या रेक्टिफाइंग फिगर नहीं आती, ये रेक्टिफिकेशन के बाद ओरिजिनल फिगर आ जाती है, क्योंकि बैलेंस शीट में ओरिजिनल फिगर्स जानी होती हैं। सो दिस इज द ओरिजिनल फिगर ऑफ क्वेश्चन, दिस इज ओरिजिनल फिगर। अल्हम्दुलिल्लाह दीज आर माय इन्वेस्टमेंट्स। इसमें पड़ी भी ओरिजिनल होगी अब, क्योंकि गलती मैंने निकाल दी है, तो इसमें पड़ी कितनी है? 700। पड़ी कितनी है? 700। और जिस चीज को मसला हो रहा है इधर देखें, 540 में से असल में 40 निकाल दिए मैंने, तो 500 ही पड़ा हुआ है अब उस 800 कुछ में,
और जिसको मसला हो रहा है मैंने 304 में से 104 निकाल दिया है तो पड़ा 200 हुआ है। तो मैं तो इस तरह नहीं लेके चल रहे थे, टेक्निकल तरीके से कौन सोचेगा पेपर में। असूल बेसिक ये होता है कि जब आप रॉन्ग फिगर को रेक्टिफाई कर दें तो जो अब एडजस्टेड फिगर निकली है एक्चुअली इट इज ओरिजिनल फिगर। सो नाउ टेक टू वर्किंग वन। अब मैं क्या कहूं कि इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ या इसमें एसोसिएट वाली और सब्सिडरी वाली और एज पर माय क्वेश्चन अदर वाली 3 एडजस्टमेंट पड़ी नहीं है। अब इसमें 3 पड़ी नहीं है, तो अब जब ये 3 पड़ी नहीं है तो 3 को वर्किंग 1 में लेके जाना है, वर्किंग 7 में लेके जाना है और बैलेंस शीट के फेस पे लेके जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह इट इज ओरिजिनल फिगर एज पर क्वेश्चन, बट ओरिजिनल फिगर नीड्स टू बी बाइफरकेटेड। टेक टू वर्किंग 1। व्हाट इज ओरिजिनल? 500 प्लस जितना इन्वेस्टमेंट में पड़ा हुआ है। और आप देखें ना, आप वैसे एक चीज देखें, अगर ये 2 एंट्रीज वैसे भी करते आप, अगर ये 2 एंट्रीज वैसे भी करते तो आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 540 और 304 तो नहीं लेके जाना था। अगर ये एंट्रीज वैसे भी करते तो आपने 200 और 500 ही लेके जाना था ना इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। इसलिए इन्वेस्टमेंट में तो इन्हें नहीं कि 500 ही जाना है, 700 सॉरी। तो जो यहां गलती कर भी देता उसने यहां पे अल्लाह का शुक्र है 700 ही लिखना था, अगर थोड़ी सी उसमें अकल है। यहां तो ओरिजिनल फिगर आनी चाहिए ना जी। वर्किंग नंबर 1.1 से इन्वेस्टमेंट्स आ गई कितनी? 700। हाँ यहां जरूर लिख दें आप कि ये 500 मैंने वर्किंग 1.2 से निकाला है, ये वर्किंग 1.3 से निकाला है, ये आपने बताना है उसे बता दें। अच्छा माय डियर, एट एक्विजिशन डेट SLRE वाज, पहले नोट कर लें, बस मुक गया सवाल, कुछ भी नहीं रह गया इसमें, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस वो करके। एट एक्विजिशन डेट SLRE एंड एस सरप्लस वाज 515 एंड 105 तो थोड़े अंदर आना, बाहर जा रहे हैं। 105 परी 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 या भूत? परी नाना ये क्या चक्कर है, मैं एसेट अकाउंट में नहीं लेके जा रहा। ये तो कल आज सुबह पढ़ा है ना ये कि उसकी किताबों में तो ऑलरेडी रिवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा है, तो वह मैं कैसे बैलेंस शीट पीपी को कैसे छेड़ूं? पीपी तो छिड़ा हुआ है पहले ही। और उन सवालों में याद है प्री सरप्लस दिया भी नहीं होता था, ये तो आज सुबह से प्री सरप्लस इसने देना शुरू किया है, प्री चर्बी टाइप, ऐसे ऐसे लफ्ज बोलते हैं क्लास में, दिल्ली खराब हो जाता है। उल्टी चर्बी क्या क्या बोलते रहते हैं, जिथे दी हद होती है। चलो हमने भी इस माशरे में रहना, कोई ऐसी बातें कान में पड़ी जाती हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फुल स्टॉप। फर्दर, कौन सा दर? फर्दर कैरिंग वैल्यू ऑफ बीबी के नेट एसेट्स वर इक्वल टू द फेयर वैल्यूज एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब मैं इसको IAS 40 की वजह से फेयर वैल्यू पे ला रहा हूं, इसको वो जो सऊदी किंग की इक्विटी स्ट्रांग करनी है जाते हुए उस वजह से ला रहा हूं, क्योंकि सऊदी किंग के जाने के बाद ये मैंने महंगी बेच देनी है, हालांकि ये सऊदी किंग की चीज है, तो वो मशहूर ज़माना एडजस्टमेंट है, इसको कर लें बस। रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, डबल एंट्री बताएं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट, और डेप्रिसिएशन एस का एसेट है ना, तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है नहीं करनी है? करनी है, क्योंकि ये वो वाली एडजस्टमेंट नहीं है माय डियर, ये फेयर वैल्यू मॉडल वो वाला नहीं है, अब ये उस वजह से एडजस्टमेंट हो रही है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री भी यहां होगी। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन क्या है, जल्दी बताएं, इसकी रीजन क्या है? ये जो मैं 160 पे लेके जा रहा हूं, ये किस वजह से लेके जा रहा हूं? कंसोलिडेशन के एंगल से हम ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ये नहीं कि फेयर वैल्यू मॉडल है तो इस वजह से। बोलें जी। डेप्रिसिएशन
160 डिवाइडेड बाय SRE डेबिट जी। हाँ जाए, पॉज करना 1 मिनट। रिक्शा लेने आ गया, फिर आजा, आखिरी कर जा, आजा भाई, प्यार से बुलाया जा रहा है। अच्छा जी, पेरेंट कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, एसएल रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रही है, पीपी के लिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात खत्म हो गई है, पीपी के लिए। अच्छा, ओह आई नो, ओह, इसलिए पेरेंट की किताबों में, हालांकि सुबह की क्लास में नजर आ रहा था, क्वेश्चन नंबर 12 था, पता नहीं कौन सा था, उसमें नजर आ रहा था, लेकिन अब नजर कंसोलिडेशन में यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए। इसमें बेस किसको बनाएं? पेरेंट को। बेस किसको बनाएं? पेरेंट को। अच्छा, अब सब्सिडरी कहती है मैं रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रही हूं और पेरेंट कहता है मैं कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा हूं। अब पेरेंट को रिवैल्यूएशन मॉडल पे लाएं कंसोलिडेशन करते हुए, या सब्सिडरी को कॉस्ट मॉडल पे लाएं? तो इस बात का कंक्लूजन लिखें, ब्रिंग एस टू कॉस्ट मॉडल, एस को कॉस्ट मॉडल पे लाएं, क्योंकि बेस किसकी फिगर को बनाना है? पेरेंट की। थोड़ी सी जरा इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, इधर आओ। असल में आप, मैंने इसको भेजना था उन दोनों में, सीआरएस और एनसीआई में, और जाके पता चलना था सीआरएस का मॉडल ही कुछ और है। तो पिछली क्लास, सुबह वाली क्लास और इस क्लास में थोड़ा सा डिफरेंस देखें, लॉजिक पे बात याद रखें, याद रहेगी इंशाल्लाह। देखिए, मैंने इसको भेजना था सीआरएस और एनसीआई में, लेकिन अब मैं भेजने लगा तो मैंने फौरन देखा कि इसने तो कॉस्ट मॉडल फॉलो किया हुआ है। तो कंसोलिडेटेड सरप्लस तो नजर आने का मतलब यह है कि चाहे शायद कंसोलिडेटेड सरप्लस है, हालांकि ये तो एक का सरप्लस है सिर्फ। तो इस वजह से, अच्छा, कल मैंने आपको एक सवाल कराना है, वो एक तीसरी कैटेगरी का सवाल होगा, उसमें इधर आ रहा होगा सरप्लस और इधर सरप्लस, वो फिर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल इसका मुझे आप कंक्लूजन बताएं, क्या करें। वो कहते हैं कि अगर एसएल अडॉप्ट करती कॉस्ट मॉडल, शुक्र है वो उस हमारी साइड पे ला रहा है, हमने ऊपर डिसाइड कर लिया वैसे को कॉस्ट मॉडल पे लाना है। अगर वो भी कॉस्ट मॉडल फॉलो करती, पास पेपर के क्वेश्चन 1 में कुछ और लिखा हुआ था, पास पेपर के क्वेश्चन 1 में कुछ और लिखा हुआ था, उसमें पी रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा था और एस कॉस्ट मॉडल यूज कर रही थी। इधर भी यूनिफॉर्म नहीं थी। इधर हमने फिर क्या किया था, हमने पी को बेस बनाया था, और पी को बेस बना के इफ एसएल अडॉप्टेड द रिवैल्यूएशन मॉडल, अगर एस भी रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करता तो ये करता। इस तरह लाइन क्यों लिखी हुई है इधर? क्योंकि आज बाप सरप्लस रिकॉर्ड कर चुका है, तो बीवी को भी कहा, शोहर सरप्लस रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो बीवी को भी कहा जा रहा है यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से तुम किस पे आओ। एक छोटी सी बात आपको कल परसों बताऊंगा, एसोसिएट चाहे करे ना करे, हम उसको मजबूर नहीं किया करेंगे, उसको ज्यादा लिफ्ट नहीं करानी दूसरी बीवी को, सॉरी। ये रूल सारे किसके लिए हैं? यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी वाले, जो पहले की आई हुई है बीवी, जो नई आई है वो अपने रूल जो मर्जी करे, उसको नहीं कोई पूछ जी। ये तो जी जीप से, अच्छा चलें छोड़ें,
वैसे ये कॉन्सेप्ट लॉजिक, अच्छा लॉजिक मुआशरे के मुताबिक, अच्छा पास पेपर के क्वेश्चन 1 और इस क्वेश्चन में लाइन में फर्क बताएं। इधर क्यों लिखा हुआ है इफ एसएल हैड अडॉप्टेड कॉस्ट, उधर लिखा हुआ था इफ एसएल हैड अडॉप्टेड रिवैल्यूएशन, उधर पी रिवैल्यूएशन पे था तो एसएल तुम भी रिवैल्यूएशन पे लाओ, इधर पी कॉस्ट पे है, इसलिए अगर तुम भी कॉस्ट मॉडल फॉलो करती तो 45 का सरप्लस रिकॉर्ड ना करती। अच्छा तरह नजर माने इसके सरप्लस पड़े कहां हुए हैं, यहां पड़े हैं ना इसके सरप्लस, और वो 45 आप बताएं इसको मैं आज रिकॉर्ड करूं सरप्लस को या सरप्लस वाले मॉडल से कॉस्ट वाले पे आने, फिर तो उल्टी करनी पड़ेगी। करें जरा सरप्लस रिकॉर्ड करने की एंट्री, एसेट डेबिट सरप्लस, और इधर सरप्लस डेबिट, एस का रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, और पीपी ताकि वो भी किस पे आ जाए, कॉस्ट मॉडल। तो ये डिफरेंस है पास पेपर के क्वेश्चन 1 में और इसमें। एस का आरएस डेबिट और पीपी क्रेडिट। So this is entirely a new adjustment for you in this question. इसमें लिख लें it is new. बोलें जी। ओहो, अब CRS में कुछ नहीं भेजना भाई, CRS तो बनाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि पेरेंट तो रिवैल्यूएशन मॉडल यूज ही नहीं कर रहा, तो CRS तो बनाना ही नहीं चाहिए था, इसको तो काटें। और इधर तो कुछ जाना नहीं, अब एसेट में ले जाए कितना, -45। ठीक है माय डियर, सवाल खत्म हुआ सेल की एंड, इसके भी कोई टेंशन नहीं है ये। अच्छा हाँ चलिए मैं 0.4 स्किप कर रहा हूँ, ये आपने खुद ही करना है। 0.5 91 कहाँ ले जाऊँ, 91 अधूरा सा कर लेना सवाल, चलें वर्किंग 7 91 ऐसा ही है जरा आप 6 मंथ का पैट कितने, क्लोजिंग माइनस प्री आ रही अवेलेबल है या नया मेथड लगाना पड़ेगा, पोस्ट पैट चाहिए, जरा 6/12 करें, हुआ वह तो फिर ले एक काम तो करें ना, 30% है 20 ये तो करें ना 13, और उधर डिविडेंड नहीं 5 पे परसेंटेज लगवाए ना, क्यों नहीं लगानी, ये उसने अनाउंस नहीं किया, ये हमारा हिस्सा है, कितना 5, पोस्ट पैट 54 है वो आप, हाँ जवाब क्या आ रहा है, जवाब वही आ रहा होगा, मुझे पता है जवाब वही आ रहा होगा ये प्रॉब्लम है, ये काफी पुरानी प्रॉब्लम है स्टूडेंट। ARE बोले कितना 8, ठीक है करें तसल्ली से नोट, कोई मसला नहीं। यार मशीन की एडजस्टमेंट अब मैं नहीं करा रहा, आखिरी एडजस्टमेंट कर लें। मैंने कौन कौन सी मिस की है, 4 मिस की है, मैडम लिख लें 4 मैडम और 7 मैडम। A fair value loss of 22 million needs to be recorded, करें रिकॉर्ड।
बोलें लॉस कहाँ ले जाऊं, टेक टू वर्किंग 3, लॉस उधर ही ले जाना। एंट्री बताएं, लॉस की भी कराई है मैंने आपको। सीआरई डेबिट, असल में शायद हुआ ये होगा पेरेंट की इन दोनों के अलावा कोई तीसरी इन्वेस्टमेंट भी है और उस पर लॉस आ गया होगा, तो बोले एंट्री इन्वेस्टमेंट तो क्रेडिट होगी ना, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट सीआरई डेबिट, इन्वेस्टमेंट पे लॉस। मेरा ख्याल है ये IFRS 9 वाला होगा, और कौन सा लॉस होना है, तो इन्वेस्टमेंट्स हमारी IFRS 9 वाली भी होंगी जहां हमने 20% की बजाय 1-2% शेयर खरीदे होंगे। कितना 22। यार आज वर्किंग 1.1 में मजा आया है। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, आपने साथ वाले को कहना है प्लीज। 43 ये इन्वेस्टमेंट्स हमारी नजर आ रही हैं। ठीक है भाई, क्लोज करो।